हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 16 जो कि है इमरजेंसी प्रोविजंस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 15 को अच्छे से कवर कर लिया था, इंटर स्टेट रिलेशंस को, एंड उसके जो भी क्वेश्चंस थे उसके सोल्यूशंस को एक एक करके डिस्कस भी कर लिया था। सेंटर स्टेट रिलेशंस की एक सोल्यूशन की वीडियो रह गई थी जिसे मैंने कल अपलोड कर दिया है, एंड आई होप आप सबने उसको अच्छे से देख लिया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इमरजेंसी प्रोविजंस को कहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्ट 18 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस को रखा हुआ है। आर्टिकल 350 से लेकर आर्टिकल 360 के अंदर जो है इमरजेंसी से लेकर जो भी प्रोविजंस हैं उन सबको मेंशन कर रखा है। अब इन सब प्रोविजंस को जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक तरीके से उस एबनॉर्मल सिचुएशन को ठीक करने के लिए इमरजेंसी लगाती है। ठीक है, यानी कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है तो उस केस में आपको इमरजेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो रैशनली बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन, और जो रैशनल है, जो रीज़न है इसको इनकॉर्पोरेट करने का, वो यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बोली गई है कि अगर जब भी बात हो हमें हमारी सोवरेनिटी को सेफगार्ड करने की, इंडिया की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, ठीक है, इन चीज़ों को सेफगार्ड करने की जब भी बात आएगी तो उस केस में जो हमारा सेंटर जो है इमरजेंसी को लगा सकता है। क्योंकि जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो हमारी जो इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी है, उसको नुकसान होता है कि कोई भी कंट्री हमारे ऊपर हमला ना कर दे, हमारी कोई भी टेरिटरी जो है छीन के ना ले जाए। उस केस में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हक बनता है कि उस केस में इमरजेंसी लगा के जो है सारी पावर्स अपने हाथ में रखकर जो है अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करे, जो हमारी देश की जनता है उसको बचाए इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरजेंसी प्रोविजंस हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ये कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास जो है सारी की सारी पावर्स आ जाती हैं, एंड स्टेट जितने भी होते हैं वो सब सेंटर के अंडर कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस समय देखने को मिलेगा जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होता है, मतलब नॉर्मल टाइम्स में आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहाँ पे सेंटर और स्टेट की पावर्स जो डिवाइडेड हो रखी हैं, बट इमरजेंसी के टाइम पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, और बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है उस केस में, बिकॉज इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है, और उस टाइम के लिए सेंटर के पास पावर आ जाती है पूरी कि किस तरीके से वो स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं बिना कोई अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन हम बात करते हैं जो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल टाइम्स में आपको फेडरल देखने को मिलेगा एंड देन इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी। तो इस चीज़ के लिए जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनसे पूछा गया कि ऐसा बेसिकली क्यों किया गया है। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में खड़े होकर, तो उन्होंने यही कहा था कि जो जितने भी फेडरल सिस्टम होते हैं, चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए जो कि एक टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म के अंदर काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का जो फेडरलिज्म है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म माना जाता है, वहाँ पे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो उनका जो फेडरलिज्म है कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, यानी उनकी जो पावर्स है वो सेंट्रल स्टेट के बीच में जिस तरीके से डिवाइडेड है वैसी रहती है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए अमेरिका ऐसी कंट्री में, इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप, यानी उसकी जो भी फॉर्म है, जो भी शेप है वो बेसिकली चेंज नहीं हो सकती। मतलब उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो फेडरल ही रहेगा, यूनिटरी बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके का यूनिटरी भी रोल प्ले करता है, फेडरल भी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कैसी है, टाइम कैसा, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। अगर टाइम और सर्कमस्टांसेस अलग होंगे तो उस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। नॉर्मल टाइम्स की बात करें तो फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, और जब भी इमरजेंसी के टाइम होगी तो आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। यूनिटरी का मतलब है जहाँ पे पावर जो है सेंटर के पास आ जाती है सारी की सारी, और स्टेट के पास जो है उस समय पावर नहीं रहती है। मेजर इश्यूज़ होते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सब सेंटर के अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। अब किस तरीके से इमरजेंसी काम करती है और किस तरीके से उसके प्रोविजंस है वो आगे आगे आपको एक एक करके देखने को मिलेंगे, बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 इमरजेंसी के बारे में डिटेल में बता के रखा हुआ है। सबसे पहले इमरजेंसी की बात करें तो बेसिकली इसको मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 352 के अंदर। इस आर्टिकल 352 के अंदर आपको जो है इमरजेंसी देखने को मिलेगी ड्यू टू वॉर, यानी अगर मान लो कोई भी वॉर हो जाती है या फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर कोई भी आर्म्ड रिबेलियन होता है तो उसको आर्टिकल 352 के अंदर जो कवर किया गया है, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को बेसिकली बोला गया प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो यानी इस तरह की इमरजेंसी जब भी आएगी तो बेसिकली एक प्रोक्लेमेशन जो है बेसिकली निकालना पड़ता है, दोनों हाउसेस से पास करवाने पड़ते हैं। किस तरीके से मेजॉरिटी लगती है, कैसे कैसे पास करवाया जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी, से हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, आर्टिकल 352 के अंदर इसको रखा गया है। देन हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जिसमें आप देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल बोला जाता है, इसे आर्टिकल 356 के अंदर रखा गया है। इसमें जो इमरजेंसी होती है तब लगाई जाती है जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है किसी भी स्टेट की अगर फेल हो जाए, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर काम नहीं करती तो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है
वो उस सिचुएशन को देखते हुए जो है, अगर उन्हें लग रहा है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रोविजंस दिए हैं उसको फॉलो नहीं कर रही, तो वहाँ पे वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल रूल के अलावा इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज़ द वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जैसे आपने अभी नेशनल इमरजेंसी पढ़ी है तो इसके लिए तो उन्होंने इमरजेंसी का वर्ड यूज़ किया है, बट जब आप आर्टिकल 356 को देखोगे जहाँ पे मेनली प्रेसिडेंशियल रूल मेंशन किया है, कोई भी इमरजेंसी वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि जो आर्टिकल 356 है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। नॉर्मली इसको प्रेसिडेंशियल रूल से ही जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के अंदर इसको रखा गया है। तो नॉर्मली फाइनेंशियल इमरजेंसी आप देखोगे कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, यानी ऐसी कंडीशंस कभी आई नहीं जिसके कारण फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े, ठीक है। और नॉर्मली फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर जो क्रेडिट होता है इंडिया का, वो अगर किसी भी खतरे में हो, कोई थ्रेट हो इसको, ठीक है, तब जाके जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है। तो इन तीनों इमरजेंसी को हम आगे वीडियो में अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी को। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या ग्राउंड से डिक्लेरेशन के नेशनल इमरजेंसी को किस किस ग्राउंड में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अंडर आर्टिकल 352 के अंदर आप देखोगे कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर कोई पार्ट इंडिया का अगर वो थ्रेटेंड है बाय वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। देखो, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है अगर मान लो हमारे देश की किसी भी एक पार्ट में कोई लोग जो है, मतलब सेक्शनिस्ट टेंडेंसी के जो लोग होते हैं, जो अगर मान लो राइट्स फैला देते हैं, कुछ हथियार उठा देते हैं सरकार के विरुद्ध, तो उसको आर्म्ड रिबेलियन माना जाएगा। एक्सटर्नल एग्रेशन मान लो कि कोई, जैसे मान लो चाइना है, वो एलएसी की टाइम, एलएसी में आप देख सकते हो किस तरह की सिचुएशन उसने क्रिएट करी है, कैसे वो हम एरिया जो है बेसिकली उसके जो डिमार्केट कर रखा है उसको हमेशा वॉयलेट करता हुआ जा रहा है, तो वो एक तरह से एग्रेशन कर रहा है। बट अभी हम कह सकते हैं कि वो उसको वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। वॉर का मीन्स होता है कि पूरी तरीके से जो है उनकी मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री के बीच में वेपन्स का जो भी है एकदम अटैक किया जा रहा है, मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर मतलब फेंकी जा रही है, तो उसको हम वॉर सिचुएशन बोलेंगे। बट अगर सिर्फ एक बॉर्डर में एक दूसरे के एरियाज़ में जो है उसको वॉयलेट करने की कोशिश की जा रही है, जो भी बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ पे उतना लार्ज स्केल में आप कह सकते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा वॉर जैसी सिचुएशन नहीं हुई है, तो उसको हम एक्सटर्नल एग्रेशन के अंदर उसको मतलब बेसिकली इंक्लूड करेंगे। तो आई होप आपको वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहीं यहाँ पे आर्टिकल 352 में एक चीज़ मेंशन की गई है कि प्रेसिडेंट के पास बेसिकली पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं इंडिया में, पूरी इंडिया में लगा सकते हैं या फिर इंडिया के किसी पार्ट में लगा सकते हैं जब भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब हमें ये चीज़ देखना है क्या हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इस तरह की इमरजेंसी कब लगा सकते हैं। तो ये चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को इवन बिफोर द एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। यानी कि मान लेते हैं आज की डेट में, ठीक है, वॉर स्टार्ट हो गई है, तो हमारे प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इस वॉर की जो न्यूज़ है या फिर इस वॉर के बारे में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने मान लो एक हफ्ते पहले ही हमारे जो प्रेसिडेंट को कह दिया कि भाई इस तरीके से जो है चाइना, मान लेते हैं चाइना और इंडिया के बीच में वॉर होने वाली है आज की डेट में, बट इसकी इन्फॉर्मेशन जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने एक हफ्ते पहले ही जो है प्रेसिडेंट को दे दी कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशंस बन रही हैं और इस तरह से जो है चाइना की मिलिट्री मूवमेंट कर रही है, तो हो सकता है कि वो इंडिया के साथ वॉर कर लें। तो उस केस में हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि जो जिस दिन वॉर हो रही है उस दिन ही वो इमरजेंसी लगाएं, उससे पहले भी जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो उससे पहले भी वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इफ़ इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ अ एमिनेंट डेंजर, अगर वो सेटिस्फाइड है इस चीज़ के ऊपर कि हाँ एक एमिनेंट डेंजर क्रिएट होने वाला है, भले ही अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुआ बट कंडीशंस इस तरीके से डेवलप हो गई हैं कि आने वाले टाइम में वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो उस समय से जो है पूरे इंडिया में या फिर इंडिया के किसी पार्ट में जो है इमरजेंसी को लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंट प्रोक्लेमेशन जो है बेसिकली इशू कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो वॉर जैसी सिचुएशन है तो उसके लिए अलग प्रोक्लेमेशन लेके आ सकते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रखा है तो उसके लिए अलग प्रोक्लेमेशन लेके आएंगे, आर्म्ड रिबेलियन जैसी सिचुएशन है तो उसके लिए अलग प्रोक्लेमेशन ला सकते हैं। तो यानी हर एक एमरजेंसी के लिए वो अलग अलग प्रोक्लेमेशन ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि उसका एरिया कितना होगा, कहाँ कितने पार्ट में लगेगा, कैसे लगेगा, तो वो सब चीज़ें जो है प्रेसिडेंट डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी को लगाना है। अब ये जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में ऐड किया गया था, यानी कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट नहीं था, इसे 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है।
देन हम देखते हैं कि व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि अगर मान लो जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई गई है किस बेसिस पे कि भाई वॉर जैसी सिचुएशन है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन है, तो इस केस में जो इमरजेंसी होगी तो उसको हमने एक्सटर्नल इमरजेंसी का नाम दिया, यानी बाहरी कोई ताकत है जो हम पे अटैक कर रही है, हमारे देश में अटैक कर रही है, तो इसको हमने एक्सटर्नल इमरजेंसी का नाम दिया है। दूसरी तरफ देखिए, अगर मान लो कोई आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है तो आर्म्ड रिबेलियन हमारे टेरिटरी के अंदर ही होगा, इंडिया के अंदर ही होगा, तो क्योंकि वो इंडिया के अंदर रिबेलियन हो रहा है तो इसलिए हम उसको इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर आपको दो इमरजेंसी देखने को मिलेगी, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी जो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू होती है, एक सेकंड है इंटरनल इमरजेंसी जो आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का, इट मे बी एप्लीकेबल टू इंटायर कंट्री, ठीक है, या फिर किसी पार्ट ऑफ इट, यानी या तो इमरजेंसी को पूरी इंडिया में लगाया जा सकता है। अगर मान लो चाइना कल को वॉर जैसी सिचुएशन में है तो चाइना किस तरीके से अटैक करेगा, एक तो वो ऊपर से अटैक करेगा एलएसी वाले एरिया से, देन वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से अटैक कर सकता है, फिर देन आप ओशन जो हमारा जो अंडमान बेसिकली अरेबियन सी है, आपका इंडियन ओशन है, उससे भी अटैक कर सकता है। तो एक तरीके से जो खतरा होगा वॉर का वो चारों तरफ से इंडिया को होगा। तो जब चारों तरफ से इंडिया को खतरा है उस समय, तो उस समय पूरे कंट्री में जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है, सो दैट हमारी जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इमरजेंसी को जो है प्रेसिडेंट पूरे इंडिया में भी लगा सकते हैं। अगर मान लो सिर्फ खतरा सिर्फ मान लो इसी एरिया से है तो इस पर्टिकुलर एरिया में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। इस अमेंडमेंट ने बेसिकली पार्लियामेंट को पावर दी है, सॉरी प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो लिमिट कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, यानी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई ये जो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है सिर्फ एक ही पार्ट तक सीमित है, उसके अलावा कहीं और एरिया में आपको कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन नहीं दिख रही है, तो पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी अपने स्टेट्स हैं उन्हें अपने हिसाब से काम करने दो, बिकॉज जब भी इमरजेंसी लगेगी तो जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और सारा कंट्रोल सेंटर के पास आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है ये देखना कि कौन से पार्ट में बेसिकली उस वॉर का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, किस एरिया में जो है एक्सटर्नल एग्रेशन देखा जा रहा है। अगर किसी एक पार्ट ऑफ हमारी टेरिटरी का जो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही है तो सिर्फ उसी में इमरजेंसी लगाओ, और वहीं की जो मतलब वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है फिर वो सेंट्रल कंट्रोल में आएगा, ठीक है। बाकी जो जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें नॉर्मल जैसा फंक्शन करना है उन्हें वैसे फंक्शन करने दो। तो इस तरह की जो चीज़ थी वो हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रेसिडेंट को उन्होंने चीज़ की कि आप चाहो तो इसे लिमिट कर सकते हो, ये जो बेसिकली एरिया ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें आपको जो वर्ड दिखेगा वो होगा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एक थर्ड ग्राउंड था नेशनल इमरजेंसी का। तो नेशनल इमरजेंसी के हमने कौन कौन से ग्राउंड देखे हैं, एक तो वॉर लाइक सिचुएशन होनी चाहिए, एक एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए, एक थर्ड हमने देखा अभी आर्म्ड रिबेलियन। तो आर्म्ड रिबेलियन जो है ये अभी ऐड किया गया है, ठीक है। इससे पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, बट क्योंकि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द सेंस जो इंटरनल है इंडिया का जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होता है थोड़ा बहुत तो उस केस में इमरजेंसी लगानी जाती थी। तो आप देख सकते हो 1975 में जब हमारी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी जिनकी हेड थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसी थर्ड ग्राउंड जो था वॉर मतलब इसका इंटरनल इमरजेंसी का जो नेशनल इमरजेंसी का जो थर्ड ग्राउंड था दैट इज़ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, उसको यूज़ करके जो इमरजेंसी लगा दी थी इंडिया में, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इंदिरा गांधी जी का कि इस तरीके से उन्हें जो है इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए थी, बिकॉज इतना इशू मतलब नहीं था कि उसमें इमरजेंसी लगाई जा सकी, ठीक है। तो इसलिए ये जो वर्ड है अपने आप में काफ़ी वेग है और एक वाइड कॉनोटेशन रखता है, मतलब इसमें कोई चीज़ सीमित नहीं है। आप किसी भी इशू में कह सकते हो कि भाई यहाँ पे तो इंटरनल इमरजेंसी रखनी चाहिए, तो इंटरनल इमरजेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी क्या क्या नहीं आएंगी वो कहीं ना कहीं डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए जो है इस वर्ड को हटा के आर्म्ड रिबेलियन जो है इसको ऐड किया गया। और कब ऐड किया गया, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन को ऐड कर दिया गया। अब मेन चीज़ ये आती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं, यानी इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इस केस में क्या हमारे पास ये माने हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं या फिर कोई और से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को तब तक नहीं लगा सकते जब तक एक रिटर्न में एक लिख के ना मिल जाए कैबिनेट से, यानी जो हमारी कैबिनेट है यानी जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट होगी। कैबिनेट में आप देख सकते हैं कम से कम 10 या 20 जो होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं उसमें बैठे होते हैं। तो उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट में बस फर्क ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज़्यादा मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट में कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो कैबिनेट है उस कैबिनेट से एक रिटर्न रिकमेंडेशन लिख के जाएगा, मतलब एक रिटर्न में लिख के जाएगा प्रेसिडेंट को कि हाँ भाई इस एरिया में ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो आप जाके जो है मतलब एक नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दो। यानी बिना कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट जो है बिल्कुल भी जो है नेशनल इमरजेंसी को नहीं लगा सकते इंडिया में, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 352 है बेसिकली डिफाइन करता है द टर्म कैबिनेट, ठीक है, कि कैबिनेट बेसिकली क्या है। तो जो टर्म कैबिनेट है एज द काउंसिल
कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट में जो कैबिनेट का हेड होंगे वो कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। यानी कि हमारी जो रिटर्न में रिकमेंडेशन जाएगी वो प्राइम मिनिस्टर साथ साथ कैबिनेट दोनों के द्वारा जो है अप्रूवल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कल को प्राइम मिनिस्टर चाहे तो सिर्फ अपने आप डिसीजन लेके प्रेसिडेंट को बोले कि भाई इस पार्ट में जो इमरजेंसी लगा दो, नहीं, बिना कैबिनेट के अप्रूवल के ऐसा नहीं कर सकती कोई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दिस मीन्स दैट द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द कॉन्करेंस ऑफ द कैबिनेट, यानी जब तक कैबिनेट के बीच में जो है सहमति नहीं होगी तब तक जो है इमरजेंसी को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं 1975 की, तो 1975 में जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी तो हमारी जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया था कि अपने हिसाब से यानी अपनी सहमति से जो है प्रेसिडेंट को कह दिया कि भाई इस पार्ट में जो है इमरजेंसी लगा दो। उस केस में उन्होंने अपनी कैबिनेट तक को बताना ज़रूरी नहीं समझा और साथ ही साथ उनसे जो भी एडवाइस थी या फिर उनसे कंसल्ट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। यानी जिस दिन इमरजेंसी लग गई उस दिन आप देख सकते हो जो भी उनकी कैबिनेट थी उन्हें न्यूज़ वगैरह से पता चल रहा है कि भाई देश में इमरजेंसी लग गई है, बिकॉज उस समय जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय की, उन्होंने सिर्फ यूनिलैटरली डिसीजन लेके इस तरीके की चीज़ कर दी। और आप कह सकते हैं कि जो कैबिनेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कोई भी गवर्नमेंट का। तो हर एक चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चीज़ मेंशन की गई है कि बिना कैबिनेट के आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओरिजिनली तो ये प्रेजेंट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट आप देख सकते हैं कि जब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया गया तो उस अमेंडमेंट के दौरान ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई कि जो भी इमरजेंसी की जाएगी वो इमरजेंसी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है डिसीजन लेगा, किसके साथ बैठ के, कैबिनेट के साथ डिसीजन लेके ही वो फिर प्रेसिडेंट को बेसिकली इन्फॉर्म करेगा कि इमरजेंसी लगा दो। यानी कि आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी कैबिनेट दोनों के द्वारा जो एक रिटर्न में रिकमेंडेशन जानी चाहिए प्रेसिडेंट को, तब जाके जो है प्रेसिडेंट जो है पूरे इंडिया में या फिर इंडिया के किसी पार्ट में जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975। इस अमेंडमेंट एक्ट ने बेसिकली एक तरीके से बोला जा रहा था कि जो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी हमारी कंट्री में वो इम्यून होगी जुडिशियल रिव्यू से। यानी जो भी हमारी जुडिशरी है वो इस तरीके से जो जिस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है उस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर सकती। तो ये अमेंडमेंट इस तरीके से बात कह रहा था। बट आप सोच सकते हो कि इस तरीके से अगर मान लो कोई भी कारण अगर जाने बिना अगर इमरजेंसी लगा रहे हो तो वो कल को वो कारण जो बेसिकली कैबिनेट ने या फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया है वो कल को सही है नहीं है, कोई इसको बेसिकली रेक्टिफाई करने वाला तो होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है, जो एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से डिसीजन लेती है, तो जुडिशरी एकमात्र ऐसी हमारी बॉडी है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वही इस तरीके से डिसाइड कर सकती है कि जो रीजंस उन्होंने मेंशन किए गए हैं कि किस ग्राउंड के बेसिस में इमरजेंसी को लगा रहे हैं वो रीज़न कल को सही है या नहीं है। तो उनको पूरा हक बनता है इस चीज़ को देखने का, ठीक है। तो इसलिए जो अमेंडमेंट की गई थी तो इस अमेंडमेंट को बेसिकली डिलीट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किस अमेंडमेंट की? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो याद रखना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 को डिलीट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कहीं ना कहीं जुडिशरी को रोक रहा था कि वो बेसिकली वो जुडिशियल रिव्यू ना करें, ठीक है। फाइनली एक और केस आया था मिनर्वा मिल केस 1980। इस केस में भी बेसिकली जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो भी प्रोक्लेमेशन होगा नेशनल इमरजेंसी का, इट कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट, यानी कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइट, कि कोई मेलाफाइट तरीके से बेसिकली जो इमरजेंसी लगाई गई है या फिर जो डिक्लेरेशन किया गया है इट इज़ बेस्ड ऑन होली एक्सट्रीजियस एंड इररिलेवेंट फैक्ट और इन एब्सर्ड और प्रिवेंस। यानी कि कल को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस तरीके से लगता है कि जो भी इमरजेंसी लगाई जा रही है वो एक मेलाफाइड तरीके से लगाई जा रही है, यानी कोई भी इस तरीके की सिचुएशन मतलब वहाँ पे नहीं है कि इमरजेंसी लगाई जाए, या फिर जो फैक्ट्स बेसिकली बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो फैक्ट कहीं ना कहीं इररिलेवेंट है, बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं है कि वहाँ पर इमरजेंसी लगाई जाए। तो उस केसेस में जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट उस प्रोक्लेमेशन को कहीं ना कहीं कैंसिल कर सकती है, उसे नल एंड वॉइड कर सकती है। तो ये पावर जो है जुडिशियल रिव्यू की हमारी जुडिशरी के पास आज की डेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कि किस तरीके से पार्लियामेंट से कब कब अप्रूवल लेना है, क्या ड्यूरेशन है उसका, तो वो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो मान लो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया, तो जिस दिन से उन्होंने इमरजेंसी को घोषित कर दिया हमारे देश में उस पर्टिकुलर डेट से लेके विदिन 30 डेज़ यानी 30 दिन के अंदर जो है दोनों हाउसेस से, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उससे बेसिकली उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करवाना ज़रूरी है। तो अप्रूव करवाना इट मीन्स मान लो लोकसभा में, ठीक है, जो भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो इसको अप्रूव करेंगे, सिमिलरली राज्यसभा में जो भी मेंबर्स एमपीज़ है वो इसको अप्रूव करेंगे। तो दोनों के द्वारा जब अप्रूव कर दिया जाएगा तब पर्टिकुलरली इस इमरजेंसी को हम कह सकते हैं वो इमरजेंसी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बट ओरिजिनली देखिए, ठीक है, तो आपको याद रखना कि कितने टाइम के अंदर तक मतलब बेसिकली अप्रूवल चाहिए। तो आपको याद रखना सिर्फ 1 महीने के अंदर, जिस दिन लगा रहे हैं इमरजेंसी उसके 1 महीने के अंदर तक दोनों हाउसेस के द्वारा जो अप्रूवल आना चाहिए इमरजेंसी को रिलेटेड। ओरिजिनली जो पीरियड जो बताया गया है, ठीक है, वो बेसिकली 2 मंथ्स का था, कि 2 महीने का टाइम दिया जाता था दोनों हाउसेस को। एंड बेसिकली फिर बोला
चाहता है 2 महीने के अंदर आपको अपना दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, तभी वो इमरजेंसी कंटिन्यू की जा सकती है, ठीक है। बट ये 2 महीने का टाइम आप सोच सकते हो कितना लंबा है, और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन यानी इतनी कंडीशन इतनी ख़राब है, वॉर जैसी सिचुएशन है, तो उस समय 2 महीने तक वेट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए जो 2 महीने का टाइम है इसको रिड्यूस करके 1 मंथ कर दिया गया बाय अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, ठीक है। देन आप देखोगे कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जीज कैन बी इशूड एट अ टाइम, अगर मान लो एक ऐसे टाइम पे प्रोक्लेमेशन जो है इमरजेंसी का हो रहा है जब हमारी लोकसभा जो है डिसॉल्व है, यानी कि आप देखोगे कि मान लो हमारी जो भी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, मान लो जब उसके पास इतनी अच्छी मेजॉरिटी नहीं होती कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, तो क्या होता है वो अपने हाउस में, यानी जो लोकसभा का हाउस है वो उस समय डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि भाई इमरजेंसी लगानी ज़रूरी है प्रेसिडेंट को, तो इमरजेंसी को बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा लगानी ज़रूरी है, बट उस समय हमारी लोकसभा जो डिसॉल्व हो रखी है, तो उस समय जो है बेसिकली अप्रूवल तो मिलेगा नहीं, बट आप देख सकते हो लोकसभा भले डिसॉल्व हो रखी है, बट जो हमारी राज्यसभा है वो अभी भी जो है सेशन में है, बिकॉज राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज राज्यसभा जो होती है परमानेंट बॉडी होती है, ठीक है, वो हमेशा काम करती रहती है, बट लोकसभा जो होती है वो परमानेंट बॉडी नहीं होती, ठीक है। तो उस समय अगर मान लो लोकसभा का डिसॉल्व हो रखा है, तो राज्यसभा ने अगर मान लो अप्रूव दे दिया, तो एक हाउस से तो आपको अप्रूवल मिल गया, बाकी जो लोकसभा से अप्रूवल कब लेना है, जब लोकसभा के जो भी जनरल इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन में जब फिर से एक नई गवर्नमेंट चुन के आएगी, तो जिस दिन गवर्नमेंट नई चुन के आई है उसकी जो फर्स्ट सिटिंग है, तो फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर तक जो है जो नई वाली लोकसभा है उसके द्वारा अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं जो नई लोकसभा जो चुन के आई है उसने 1 महीने के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तो वो जो इमरजेंसी है वो बेसिकली कंटिन्यू नहीं की जाएगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर मान लेते हैं जो नई लोकसभा उसने अप्रूवल दे दिया तो उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं जो नई लोकसभा है उसने इस तरीके से मतलब बोला कि अब इसको इमरजेंसी को यहीं पर ख़त्म करना ज़रूरी है, बिकॉज अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो उस समय वो इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लोकसभा है उससे बेसिकली अप्रूवल लेना ज़रूरी है, और राज्यसभा से तो आपको पहले अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज राज्यसभा तो हमेशा प्रेजेंट होता है, बट लोकसभा अगर मान लो डिसॉल्व है तो उस केस में जो है वेट कर सकते हो कि जब पहली जो भी लोकसभा चुन के आएगी तो उसके सिटिंग के 30 दिन के अंदर जो है आपको उससे अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक अप्रूवल नहीं लोगे तो इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि दोनों हाउसेस से, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से अगर मान लेते हैं इमरजेंसी को अप्रूवल मिल गया, तो वो जो इमरजेंसी है वो कंटिन्यू रहेगी 6 महीने तक, ठीक है। यानी मान लो 1 जनवरी 2022 को अप्रूवल मिल गया, तो आप उसके 6 महीने मान लेते हैं, यानी कि जून 2022 तक जो है बेसिकली इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसके जून के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना है, यानी 6 महीने के बाद भी अगर लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन मतलब जो कंडीशन है वॉर लाइक सिचुएशन अभी भी प्रेजेंट है, तो उस समय जो है इमरजेंसी का टाइम को बढ़ा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब कितना टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं तो देखते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इंडेफिनिट पीरियड, मतलब इंडेफिनिट पीरियड मतलब कोई भी एक ऐसी लिमिट नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल तक चलेगी, नो, इंडेफिनिट पीरियड तक आप इसको लगा सकते हो, बट आपको हर 6 महीने में इसको अप्रूवल लेना जरूरी है। ये आपको कंडीशन दे रखी है कि हर 6 महीने में आपको मतलब जो भी दोनों हाउसेस है लोकसभा राज्यसभा उनसे अप्रूवल लेना ज़रूरी है। एंड अब जैसे अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर 6 महीने तक वो एक्सटेंड हो जाएगी, फिर अगले 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड करना है तो फिर से अप्रूवल लो। इस तरीके से जो है इस नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल का, इट वॉज ऑल्सो एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। यानी कि ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई थी कि हर 6 महीने में अप्रूवल लेना है, तो इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है। बिकॉज इससे पहले क्या होता था कि वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर मान लो एक बार पार्लियामेंट के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया, तो इस इमरजेंसी को जो है एज लॉन्ग एज द एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे जब तक कैबिनेट अगर चाहती है तब तक वो जो है इमरजेंसी लगी रहती थी। यानी उस टाइम पे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे इस तरीके का जो पीरियोडिक अप्रूवल है वो मेंशन नहीं किया गया था कि 6 महीने में इस तरीके से जो अप्रूवल लेना होता है वो चीज़ मेंशन नहीं थी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। एक बार अगर जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया तो एक बार मान लो कैबिनेट के द्वारा उसको अप्रूवल दे दिया गया तो उस अप्रूवल को बेसिकली मान लिया जाता था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इंडेफिनिट टाइम तक जो है कैबिनेट जब तक चाहती है तब तक उसको इमरजेंसी को लगाए रख सकती है। बट आज की डेट में इंडेफिनिट टाइम वाला सिचुएशन तो है, बट आपको पीरियोडिक अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं पीरियोडिक अप्रूवल से ये चीज़ डिफाइन हो जाती है कि जो भी रीज़न है उसको लगाने का वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर मान लेते हैं कंडीशन सच में ख़राब थी तब आपने इमरजेंसी लगाई तो ठीक है, 6 महीने बाद मान लेते हैं कंडीशन अब इम्प्रूव हो चुकी है, अब ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर चेक करने के लिए हमारी जो कैबिनेट है, हमारी जो दोनों हाउसेस हैं, कहीं ना कहीं साथ बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि भाई सच में अब कंडीशंस इतनी ख़राब है या नहीं है कि इसको आगे फर्दर लगाया जाए नहीं लगाया जाए, ठीक है। तो इसलिए पीरियोडिक अप्रूवल लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर मान लेते हैं जो 6 महीने का टाइम पीरियड है उस 6 महीने के टाइम में जो लोकसभा है हमारी मान लो डिसॉल्व हो जाती है, तो उस केस में कैसे फर्दर जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए किस तरीके से अप्रूवल लिया जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मान लो जो 1 जनवरी को इमरजेंसी लगाई गई और जून तक उसको चलनी थी, अब जून के बाद फर्दर अप्रूव करना है कि लगना है नहीं, तो उस टाइम पर अगर मान लो हमारी लोकसभा प्रेजेंट नहीं है तो उसके द्वारा तो अप्रूव नहीं मिलेगा, तो राज्यसभा तो प्रेजेंट है तो वो अप्रूव कर देगी। अब जो नई लोकसभा क्योंकि डिसॉल्व हो रखी है तो नई लोकसभा जब चुन के आएगी तो उसकी जो भी गवर्नमेंट होगी, जो फर्स्ट सिटिंग होगी लोकसभा की
उस फर्स्ट सिटिंग से जो 30 दिन के अंदर है उस 30 डेज़ के अंदर जो है बेसिकली अप्रूवल मिलना ज़रूरी है लोकसभा के द्वारा, ठीक है। अगर मान लो लोकसभा के द्वारा अप्रूवल मिल गया तो फर्दर उसको 6 महीने के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर नहीं मिलता तो उसको वहीं पे इमरजेंसी को बेसिकली ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी एमरजेंसी और इट्स कंटिन्यू, मतलब अगर मान लो फर्स्ट टाइम पे जब आपको एमरजेंसी को अप्रूव करना था, ठीक है, कि लगना है नहीं लगना है, उस टाइम भी फर्दर अगर आपको उस एमरजेंसी को कंटिन्यू करना है उस टाइम भी, दोनों ही टाइम पे कि आपको जो है एमरजेंसी को जो रेजोल्यूशन के थ्रू आप पास करोगे, इट इज़ पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी दोनों हाउसेस से पास करवाना है कि स्पेशल मेजॉरिटी से। यानी फर्स्ट टाइम भी जब आप इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए बेसिकली दे रहे हो कि किस तरीके से प्रोक्लेमेशन करना है इमरजेंसी का, तो उस प्रोक्लेमेशन के लिए जो भी अप्रूवल दिया जाएगा दोनों हाउसेस के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, तो स्पेशल मेजॉरिटी से दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम भी जब 6 महीने बाद जब पीरियोडिक अप्रूवल की ज़रूरत होगी तो उस टाइम पे भी जो दोनों हाउसेस से अप्रूव किया जाएगा तो भी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। दोनों टाइम पे स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू अप्रूवल दिया जाएगा लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। अब स्पेशल मेजॉरिटी की कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी की बात की जा रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। तो ये इमरजेंसी जो है बेसिक मतलब ये जो मेजॉरिटी है स्पेशल मेजॉरिटी है, तो किस तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी काउंट की जाती है लोकसभा राज्यसभा के केसेस में, तो जो अमेंडमेंट वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने डिटेल में जो एग्जांपल के थ्रू समझा था। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उस अमेंडमेंट वाले चैप्टर में एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, कैसे उसको काउंट करना पड़ता है प्रेजेंट इन वोटिंग को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था, इससे एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है जो कि है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इससे पहले जो क्योंकि प्रेजेंट नहीं था तो उससे पहले जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाता था वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता था, तो सिंपल मेजॉरिटी में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, आसानी से सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है। तो इसलिए ज़रूरी था कि ऐसी चीज़ें जो कि इमरजेंसी से चीज़ें हैं वो आसानी से ना लगें, तो उसके लिए एक अच्छा खासा अप्रूवल की ज़रूरत है, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है रिवोकेशन, ठीक है, और प्रोक्लेमेशन, यानी कि जो प्रोक्लेमेशन जो है इमरजेंसी को लगाने का उसे रिवोक करना है तो किस तरीके से उसको किया जा सकता है। तो अगर मान लेते हैं जो इमरजेंसी लगाई गई थी अब प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इसको रिवोक करना है एट एनी टाइम, यानी उनके पास पावर है कि वो किसी भी टाइम उस जो लगाई हुई इमरजेंसी है उसको बेसिकली रिवोक कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। पर किस तरीके से कर सकते हैं, बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ठीक है, यानी एक प्रोक्लेमेशन को लाया जाएगा, उस प्रोक्लेमेशन के थ्रू जो इमरजेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है अगर वो कोई भी प्रोक्लेमेशन लेके आते हैं कि भाई इमरजेंसी को अब हटाना है तो उस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेमेशन लाया जाता है तो उस टाइम हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू से पास करवाना ज़रूरी है। पर जब इमरजेंसी को हटाने की बात होती है तो उस इमरजेंसी को हटाने के लिए जो भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन लेके आते हैं उसमें दोनों हाउसेस से यानी राज्यसभा और लोकसभा से कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब हटाने की बात है तो हटाने के लिए तो कोई भी इस तरीके से कोई दोनों के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं मिलती, ठीक है। बट आप यहाँ पे सोच सकते हो कि जो प्रेसिडेंट इस तरीके से प्रोक्लेमेशन लेके आ रहे हैं, बट क्या ये डिसीजन सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, तो नहीं, प्रेसिडेंट को भी जो भी काम करना पड़ता है तो किसकी एड एंड एडवाइस में करना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यानी कहीं ना कहीं जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो जो है बेसिकली डिसाइड करती है कि भाई अब एमरजेंसी को हटाने की जो है टाइम आ चुका है, बिकॉज अब ज़रूरत नहीं है एमरजेंसी लगाने की, बिकॉज सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट जो है मतलब एमरजेंसी को हटा सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इस तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले रही कि भाई एमरजेंसी को हटाना है, तो उस समय क्या किया जाएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो रिवोक करेंगे उस प्रोक्लेमेशन को इफ़ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन, यानी कि जो कंटिन्यूएशन था इमरजेंसी का उसको डिसअप्रूव करने के लिए, यानी जो हमारी लोकसभा है उस लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। तो ये तब पास किया जाएगा जब हमारी कोई एग्जीक्यूटिव यानी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं ले रहे उस इमरजेंसी को रोकने का, तब हमारी लोकसभा जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करके उस इमरजेंसी को रोक सकती है, यानी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है, ठीक है। एंड आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस तरीके से जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रेजेंट नहीं था, इसको बेसिकली ऐड किया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, ठीक है, कि भाई लोकसभा के पास भी इस तरीके से पावर है कि जब एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके उस पर्टिकुलर इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर सकती है, उसे रोक सकती है, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें कि जो अमेंडमेंट आया था उस अमेंडमेंट के थ्रू लोकसभा को पावर मिली है, बट इस अमेंडमेंट से पहले कि इस प्रोक्लेमेशन को जो रिवोक करने की पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही थी, यानी कि जो लोकसभा है उसका कोई कंट्रोल नहीं था कि वो इस तरीके से कोई भी रेजोल्यूशन ला के इमरजेंसी को रोक सके। बट अब हम देखते हैं इस अमेंडमेंट के बाद जो है लोकसभा के पास भी पावर आ चुकी है कि वो चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके जो है इस इमरजेंसी को रोक सकते हैं। अभी जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 है
वो बेसिकली बात करता है कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा गिव अ रिटन नोटिस टू अ स्पीकर, ठीक है। यानी कि अगर मान लो जो हमारी लोकसभा है वो उस समय सेशन में है, ठीक है, यानी लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो रही है, अपने सेशन में है, तो उस टाइम पे बोला गया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस अमेंडमेंट की 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बेसिकली लोकसभा को पावर दे दिया ना कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकता है। अब कितने लोगों का वहाँ पे ज़रूरत है कि कितने लोगों के बीच में वो नोटिस पास होना चाहिए, तो यहाँ पे वो मेंशन कर रखा है इस अमेंडमेंट ने कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ने, मान लो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उस टोटल मेंबर का सिर्फ 1/10 आपको चाहिए, यानी इतने कम लोग के द्वारा अगर मान लो रिटर्न में लिख के दे दिया जाता है स्पीकर को कि भाई अब जो है जो इमरजेंसी उसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, अब इस इमरजेंसी को एंड कर दो, तो वो उसी समय जो है एंड हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि जो भी लोकसभा है उस समय प्रेजेंट नहीं है या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो रखी हैं, तो जो भी 1/10 मेंबर होंगे लोकसभा के वो रिटर्न में किसको लिख के देंगे, प्रेसिडेंट को लिख के देंगे। और प्रेसिडेंट क्या करेगा फिर, एक स्पेशल सिटिंग बुलाएगा हाउस की, एंड उस हाउस से बेसिकली 14 दिन के अंदर उसको बेसिकली उस रेजोल्यूशन को पास करवाएगा। मतलब वहाँ पे जो हाउस बैठा होगा सिटिंग में वो बेसिकली उस प्रोक्लेमेशन को फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर उसको डिसअप्रूव करना चाहते हैं, वो चीज़ वहाँ पे डिसाइड होगी। तो जो सिटिंग ऑफ द हाउस होगी उसको विदिन 14 डेज़ के अंदर इस चीज़ को बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि जो प्रोक्लेमेशन लाया गया उसे फर्दर कंटिन्यू करना है या डिसअप्रूव करना है। मतलब जो भी प्रोक्लेमेशन लाया गया कंटिन्यूशन करने का उसको बेसिकली डिसअप्रूव करना है कि अब हमें इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, अब बेसिकली इमरजेंसी को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो रेज़ोल्यूशन होता है, आप देख सकते हो कि जब हमारी इमरजेंसी को लगाया जाता है तो भी रेज़ोल्यूशन पास किया जाता है, जब इसको हटा रहे हैं तब भी रेज़ोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो रेज़ोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल का होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द रेज़ोल्यूशन ऑफ अप्रूवल, ठीक है। किस तरीके से डिफरेंस होता है हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट वन है, यानी कि जब हमें इमरजेंसी को हटाना है, यानी जो भी प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का उसको बेसिकली रिवोक करना है, तो उसके लिए सिर्फ लोकसभा की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर मान लो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव कर दे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड कर दे तो चलो ठीक है, अगर वो भी नहीं कर रही है तो हमारी जो लोकसभा उसके द्वारा जो है अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है। यानी सिर्फ उस समय लोकसभा की ज़रूरत है उसको हटाने की, और राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर हम बात करते हैं सेकंड केस की, यानी जब हमारी इमरजेंसी को लगाना है, ठीक है। जब भी इमरजेंसी को लगाना होता है उस समय दोनों हाउसेस की ज़रूरत होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की। पर अगर इमरजेंसी को हटाना है तो सिर्फ लोकसभा की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि वो लोकसभा जो इस रेजोल्यूशन को अपने यहाँ से पास करवाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस मेजॉरिटी से लगाया जाता है और किस मेजॉरिटी से हटाया जाता है। अगर हम हटाने की बात करें तो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है लोकसभा से इसको अप्रूव किया जा सकता है कि भाई इस इमरजेंसी ख़त्म करना है। अगर जब लगाने की बात होती है तो दोनों हाउसेस से आप देख सकते हो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू वो पास होना ज़रूरी है रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम समझेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको 3 कैटेगरीज़ में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो इफेक्ट है वो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में किस तरीके से देखने को मिलता है। सेकंड, जो लाइफ है लोकसभा की उसमें क्या चेंज आता है, साथ ही साथ जो स्टेट असेंबली है उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है, लाइफ इन द सेंस कि जो उसका टेन्योर है, ठीक है, तो उसके टेन्योर में बेसिकली क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। थर्ड, हम बेसिकली देखेंगे कि जो इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो उस समय जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक सिटीजन्स की लाइफ में, तो उस समय जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उसमें क्या इफेक्ट आता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 3 चीज़ों में जो इफेक्ट है वो हम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस की। तो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन में आप देखोगे कि जब इमरजेंसी को लगाया जाता है तो उस समय जो नॉर्मल फैब्रिक होता है सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन का वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस चेंज को बेसिकली हम 3 हेड्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव लेवल में क्या चेंज आया, तीसरा सेकंड लेजिस्लेटिव, एंड आपका थर्ड है फाइनेंशियल। तो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉज जो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है वो कहीं ना कहीं इसमें काम करता है। अब हम देखते हैं कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है सेंटर की वो एक्सटेंड हो जाती है टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैनर इन विच एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड। यानी कि जिस भी स्टेट में इमरजेंसी को घोषित किया गया है उस पर्टिकुलर स्टेट में किस तरीके से वो स्टेट काम करेगा, कहीं ना कहीं उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाती, और सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो बेसिकली स्टेट में देखने को मिलती है, और सेंटर उस हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट को कि भाई आपको यहाँ पे इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो और ये कब होगा, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। बट अब हम देखते हैं नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो उस समय जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस होती है वो भी स्टेट को दी जाती है, बट वो सिर्फ लिमिटेड और स्पेसिफाइड मैटर्स में ही जो है सेंटर अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को। यानी कुछ लिमिटेड ऐसे इशूज़ होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे सेंटर अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को दे सकता है और स्टेट उसको फॉलो करता है। बट इमरजेंसी के टाइम पर जो टोटल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस जो होती है सेंटर की वो दी जाती है स्टेट को।
या फिर हम कह सकते हैं कि इस दौरान जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस जो होती है स्टेट को दी जा सकती है एनी मैटर, यानी पहले तो नॉर्मल टाइम्स में सिर्फ कुछ ही ऐसे मैटर्स में दे सकता है, बट इमरजेंसी के दौरान कोई भी मैटर हो उस मैटर्स के ऊपर जो है सेंटर अपनी डायरेक्शन जो है स्टेट को दे सकता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी कहीं ना कहीं वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाएंगी और सेंटर के हिसाब से ही काम करेंगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही सेंटर का कंट्रोल स्टेट के ऊपर देखने को मिलेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑल्दो उनके पास पावर नहीं है, उन्हें बस सेंटर के अकॉर्डिंग काम करना है, बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। उनका सस्पेंशन नहीं होता जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव। इसमें हम देखेंगे कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर होती है कि वो लॉज बना सकता है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट मेंशन है उस पर हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ऑल्दो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है स्टेट लेजिस्लेचर की इज़ नॉट सस्पेंडेड, ठीक है। जिस तरह से हमने एग्जीक्यूटिव में देखा था कि एग्जीक्यूटिव के टाइम पे वो सस्पेंड नहीं की जाती, सिमिलरली लेजिस्लेटिव के टाइम जो लेजिस्लेटिव है उस केस में भी जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सस्पेंड नहीं की जाती। बस ये होता है कि जो स्टेट उस समय लॉ बना नहीं सकता, ठीक है। जो सेंटर जिस तरीके से बोलेगा, फिर सेंटर के द्वारा जो लॉ बनाया जा रहा है उसी को इंप्लीमेंट करवाया जाएगा इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला जाता है इट बिकम सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओवरराइडिंग पावर आ जाती है पार्लियामेंट, यानी कल को मान लेते हैं कि स्टेट लिस्ट में कैसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंटर ने भी मतलब स्टेट ने ऑलरेडी लॉ बना रखा है, बट क्योंकि इमरजेंसी है तो सेंटर ने उस पर लॉ बना दिया। तो ऐसा नहीं था कि जो स्टेट का जो लॉ है वो कहीं ना कहीं उसको खारिज कर दिया जाएगा, नहीं, बट कह सकते हैं एक दूसरे सेंस में कि जो सेंटर की जो ओवरराइडिंग पावर थी यानी उसके द्वारा जो लॉ बनाया गया उसको ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसकी पावर जो है ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। बट अगर हम बात करें नॉर्मल सिचुएशन में तो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है सेंट्रल स्टेट की, यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इमरजेंसी के टाइम पे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स जो होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की वो कहीं ना कहीं सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। बट स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता। तो ये आपको यहाँ पे बेसिकली ध्यान में रखना है कि जो एज सच जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो एमएलए वगैरह है, वो कहीं ना कहीं सस्पेंड नहीं होते, बट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रखा है पावर्स का कि किस में सेंट्रल लॉ बनाएगा, कहाँ पे स्टेट लॉ बनाएगा, उन पावर्स को कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया जाता है, सो दैट कि उन पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर जो है पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ लॉ बना सकता है, स्टेट उस समय लॉ नहीं बना सकता। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं यूनिटरी बन जाता है, रादर देन कि उसको फेडरल, जैसे वो फेडरल था नॉर्मल टाइम्स में, फेडरल ना रह के वो यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको याद रखना बिना किसी अमेंडमेंट के इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है फेडरल से यूनिटरी की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा ऑन दी स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो भी लॉज बना रहे हैं वो जो लॉ है तब तक वैलिड रहेंगे जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है, ठीक है। और जिस टाइम से नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है, तो जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 को हमारी नेशनल इमरजेंसी जो है रिवोक हो चुकी है, नहीं खत्म हो चुकी है, तो उसके 6 महीने तक तो वो मतलब लॉस चलेंगे, बट 6 महीने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो लॉस है वो इनऑपरेट हो जाएंगे, यानी उस लॉस की जो इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी, वो लॉस ही बेसिकली इनऑपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि जिस दिन इमरजेंसी को रिवोक किया गया था उसके 6 महीने के बाद उसकी जो मतलब कह सकते हैं उसका जो ऑपरेशन है, उन जो लॉज है कहीं ना कहीं वो इनवैलिड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लेते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट सेशन में होगी, हमारी लोकसभा सेशन में होगी, राज्यसभा तो चलो होती है हमेशा, तो अगर लोकसभा जब सेशन में है तो भाई लोकसभा ही जो है लॉज बने लेके आएगी उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जहाँ पे इमरजेंसी लगी है। बट अगर मान लेते हैं कि लोकसभा सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे किसके पास पावर है, तो हमारी जो प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट जो है वो लॉ नहीं बना पा रही तो प्रेसिडेंट क्या इशू करेंगे, ऑर्डिनेंस इशू करेंगे जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर, ठीक है। देन आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं कि जो इमरजेंसी ख़त्म हो रही थी जब, तो उस इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद जो भी 6 महीने तक जो है वो लॉज वैलिड रहेंगे, बट 6 महीने के बाद जो है वो जो लॉज है कहीं ना कहीं इनऑपरेट हो जाएंगे। तो जो हमारी उस समय स्टेट लेजिस्लेचर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहती है कि जो पर्टिकुलर लॉज बनाए गए थे उस टाइम पर वो चाहती है कि वो लॉज काम करें, तो वो उस हिसाब से रेजोल्यूशन पास करके जो है उसको फर्दर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर वो चाहती हैं कि वो इनऑपरेट हो जाए, यानी कहीं ना कहीं वो जो लॉज बनाए गए थे उस टाइम वो वैलिड ना रहें, तो उस तरह से वो चाहती है तो वो रेजोल्यूशन ला के उसको ख़त्म कर सकती है। अदरवाइज़ तो 6 महीने बाद वो अपने आप ही इनऑपरेट तो हो ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास देखो पावर्स तो है, ठीक है, बट उस पावर को मतलब खुद से तो यूज़ नहीं कर सकती। तो किस तरीके से अगर मान लेते हैं स्टेट में इमरजेंसी लगी है तो उस समय जो भी पावर्स है, जो भी ड्यूटीज़ है वो इम्पोज करेगी वहाँ की जो भी ऑफिसर्स होंगे, यानी सेंटर के द्वारा जो सेंटर के जो ऑफिसर्स है, जैसे मान लेते हैं IAS IPS है या फिर स्टेट की कोई अथॉरिटीज़ है, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली वो पावर्स दे दी जाएगी, ड्यूटीज़ दे दी जाएगी, किस तरीके से उन्हें काम करना है, कैसे ग्राउंड लेवल पर जाकर चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उस समय ध्यान में रखना है कि जो स्टेट की जो भी अथॉरिटीज़ है, उनके जो ऑफिसर्स है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं वो तक भी सेंटर के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है।
देन आपको ध्यान में रखना है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में आया था, इसने बेसिकली बात की है जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव डायरेक्शंस हैं, ठीक है, ये एक्सटेंड नॉट ओनली टू अ स्टेट वेयर द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट आल्सो टू एनी अदर स्टेट। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जब इमरजेंसी लगाई गई है वो किसी एक ही पार्ट में लगाई गई है इंडिया के, तो भले ही वो किसी एक ही पार्ट में लगाई गई हो, बट जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो है पार्लियामेंट की, यानी एग्जीक्यूटिव यानी जहाँ पे एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, लेजिस्लेटिव जहाँ पे लॉ बनाया जा रहा है, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वैलिड नहीं रहेगा जहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई है, बल्कि पूरे स्टेट में यानी पूरे के पूरे कंट्री में भी उसको उसकी उस डायरेक्शंस को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई चाइना इस तरह से इन्वेट कर रहा है, तो वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है, तो उस समय जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो भले ही अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से वहाँ पे जो उनकी जो असेंबली है वो काम नहीं कर पाएगी, तो हमारी जो पार्लियामेंट है जो भी लॉज बनाएगी, जो भी एग्जीक्यूशन करेगी, वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो चाहे तो वो अदर स्टेट्स जो है उन पर भी लागू हो सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इस चीज़ को ऐड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल चीज़ों पे किस तरीके से सेंटर का कंट्रोल देखने को मिलता है। तो जब भी इमरजेंसी को लगाई जाती है तो उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट है वो मॉडिफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी नॉर्मल टाइम्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू का कि किस तरीके से सेंटर कितना शेयर रखेगा, स्टेट के पास कितना शेयर रखेगा, उस बेसिकली कह सकते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडिफिकेशन जो है कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट चाहें तो कितना पैसा देना है उस पर्टिकुलर स्टेट को वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ पैसे कम देने हैं या फिर जो ट्रांसफ़र जो किया जाता है फाइनेंस का सेंटर स्टेट के बीच में उसे पूरी तरह से कैंसिल करना है, यानी कि जिस भी स्टेट में मान लो इमरजेंसी लगे, मान लो अरुणाचल प्रदेश में इमरजेंसी लगी है, तो नॉर्मल टाइम्स में अगर मान लेते हैं जो भी पैसा है उसका मान लो 80% पैसा जो है टैक्स के रूप में जो है अरुणाचल प्रदेश को मिलता था नॉर्मल टाइम्स में, बट क्योंकि इमरजेंसी लगी है तो उस टाइम पे सेंटर के पास पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, बिकॉज सेंटर वहाँ पे जो है जाके काम कर रही है, वही एग्जीक्यूशन कर रही है। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वहाँ पे इस तरीके की मॉडिफिकेशन ला के कि भाई 80% देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20-30% दे दो, ठीक है, इतना चल जाएगा उस टाइम के लिए। या फिर वो चाहे तो पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं कि भाई अभी इस टाइम पे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है अरुणाचल प्रदेश को, अभी पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे, वो इस चीज़ को हैंडल करे, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से कम करना है, कैंसिल करना है इस ट्रांसफ़र को, वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करेंगे। और जो भी डिसीजन लिया गया है मॉडिफिकेशन का वो कंटिन्यू रहेगा टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर तक वो मॉडिफिकेशन काम करेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को इमरजेंसी लगी एंड वो इमरजेंसी मान लो 6 महीने तक रहती है, तो मान लेते हैं जून में वो इमरजेंसी खत्म हो गई, तो जून में इमरजेंसी खत्म हो गई, बट हम जानते हैं कि जो अप्रैल है वहाँ से एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च ऑफ 2023 तक तो जो फाइनेंसेस है वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, सेंट्रल कंट्रोल में रहेंगे। तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तक जो भी मॉडिफिकेशन है वो चलती रहेंगी, और फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा यानी जो 1 अप्रैल 2023 आएगा, उस फाइनेंशियल ईयर में जो है फिर से जिस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था रेवेन्यू का सेंट्रल स्टेट वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो फाइनेंशियल ईयर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो बेसिकली चलती रहेंगी, ठीक है। और इस तरीके का जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट लेता है कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है, कम करना है पैसा या फिर कैंसिल करना है, उस ऑर्डर को बेसिकली जो है दोनों हाउसेस के सामने रखना ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम देख रहे हो कि जब भी इमरजेंसी लगाई जा रही है दोनों हाउसेस के अप्रूवल की ज़रूरत है, तो इसलिए प्रेसिडेंट किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों हाउसेस जो है लोकसभा राज्यसभा को पता होना चाहिए, उनके द्वारा अप्रूव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस में चाहे वो लेजिस्लेटिव फील्ड हो, एग्जीक्यूटिव फील्ड हो, फाइनेंशियल फील्ड हो, किस तरीके से इनके रिलेशन में इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी जो मेन पावर है वो आपको सेंटर के हाथों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केस जहाँ पे बोला गया है कि लोकसभा या फिर जो स्टेट असेंबली है उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है उस टाइम पे जो लाइफ होती है लोकसभा का, तो नॉर्मली लोकसभा जो होता है उसका टेन्योर आपको 5 साल का देखने को मिलेगा, यानी 5 साल के बाद फर्दर इलेक्शंस करवा के नई सरकार को चुना जाता है। तो क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं अगर मान लो कोई भी लोकसभा का टेन्योर खत्म हो रहा है, यानी 5 साल उनके कंप्लीट हो रहे हैं, तो अगर बहुत जैसी सिचुएशन है कोई भी ऐसी इमरजेंसी लग रखी है तो इलेक्शन करवाना तो अपने आप में ही वैसे भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उस केस में जो है आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो एक तरह के लॉ लाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर लॉ के थ्रू एक टाइम पे एक बार में जो है 1 साल तक उसे उसकी जो लाइफ है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। यानी 5 साल उस लोकसभा के पूरे हो गए, तो पूरे होने के बाद इलेक्शन करवाने चाहिए थे, बट क्योंकि वो नॉर्मल टाइम नहीं चल रहा है इमरजेंसी के टाइम पे, पार्लियामेंट क्या करेगी, एक लॉ पास करेगी, उस लॉ के थ्रू जो है 1 साल के लिए उसका जो लोकसभा का टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी एक बार में 1 साल तक ही बढ़ सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 1 साल बढ़ा दिया बट फिर भी जो है इमरजेंसी मतलब लगी हुई है, फिर भी कंडीशन सही नहीं है, फिर से पार्लियामेंट लॉ पास करेगी और फर्दर 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर देगी, तो एक बार में जो एक लॉ लाया जाएगा उसके लिए सिर्फ 1 साल तक ही उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो एक्सटेंशन है कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट, यानी जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो गई है
तो इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, 6 महीने तक तो ठीक है, आप लोकसभा जो एक्सटेंड हो रखी थी वो चलेगी, बट 6 महीने के बाद आपको जो एक्सटेंड हुई हुई लोकसभा है उसको फर्दर आपको उसके इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है 6 महीने के बाद आपको करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमारी जो, अगर आप देखोगे जो भी लोकसभा आई थी जितने भी, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिला था कब ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको लोकसभा का टाइम पीरियड बनाना पड़े। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी 5th लोकसभा थी जो कि 1971 से 1977 तक चली थी, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है इसको 2 बार एक्सटेंड किया गया बाय 1 ईयर, एक बार में 1 साल के लिए, फिर फर्दर 1 साल के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पे हुआ था, तो क्योंकि हम जानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो जो 5th लोकसभा थी उसको बेसिकली 18 मार्च 1976 को ख़त्म होना था उसका टाइम पीरियड, बट उसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया 1 ईयर, यानी कि 18 मार्च 1977 तक बढ़ा दिया गया। तो उसके लिए जो भी हमारा हाउस ऑफ पीपल है, यानी जो हमारा लोकसभा है, उसने एक लॉ निकाला होगा, एक एक्ट लेके आया होगा। तो वो एक्ट का नाम क्या था, एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976। इस बेसिकली एक्ट के थ्रू जो है टाइम पीरियड को फर्दर बढ़ा दिया गया, ठीक है। पर हम देखते हैं 1977 यानी 1976 में से लेकर 1977 तक एक बार बढ़ाया, फिर फर्दर जो है 1978 तक बढ़ाया गया। तो सेकंड टाइम के लिए जब बढ़ाया गया तो फिर से एक एक्ट लेके आए जिसका नाम था हाउस ऑफ द पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो 5th लोकसभा थी उसका जो टाइम पीरियड था 2 साल बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो हाउस था वो डिसॉल्व हो गया 18 जनवरी 1977 को, आफ्टर हैविंग बीन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर 10 मंथ्स एंड 6 डेज तक उसने काम किया था। तो इस तरीके से आपको देखने को मिला कि पहले भी इस तरीके से हो रखा है। तो यहाँ पे हमने लोकसभा की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसका भी अगर मान लेते हैं जो भी नॉर्मल टेन्योर है, अगर मान लो खत्म हो रहा है 5 साल का, तो उस केस में भी इलेक्शन करवाना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज इमरजेंसी लग रही है कंट्री में। तो हमारी पार्लियामेंट जो है, तो क्या यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टाइम पर अगर उसका मान लो 1 साल का टाइम पीरियड बढ़ाना है तो वो पावर स्टेट की असेंबली को नहीं देके हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है। क्यों पावर पार्लियामेंट के पास है, बिकॉज इमरजेंसी लगी है। तो इमरजेंसी के टाइम पर कोई भी जो लॉ निकाला जाएगा किसके द्वारा निकाला जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा। इसलिए जो है उस टाइम पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टाइम पीरियड अगर मान लो बढ़ाना है तो पार्लियामेंट जो है इस तरीके से लॉ लाकर एक बार में 1 साल के लिए उसका टाइम पीरियड को बढ़ा सकती हैं। एंड फर्दर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, इमरजेंसी के खत्म होने के बाद जो भी 6 महीने हैं तब तक तो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, बट 6 महीने के बाद जो भी असेंबली है उसको उसका इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सेम देखने को मिलेगा, बस फ़र्क इतना है कि जो लोकसभा है उसमें पार्लियामेंट लॉ लेके आएगी और स्टेट असेंबली में भी पार्लियामेंट ही लॉ लेके आएगी उसके फर्दर एक्सटेंशन का। तो नेक्स्ट हमारा जो था वो है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो इस इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी वीडियो की। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।